नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। राहुल गांधी क्या इंडिया अलायंस का चेहरा हो सकते हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में राजनीतिक सरोकार की परिभाषा को बदल दिया है। उनके सरोकार और देश के प्रधानमंत्री के सरोकार अब जनता और बौद्धिक लोगों के सामने स्पष्ट हैं। फिर भी अगर कोई ईमानदार न होना चाहे तो उसकी मर्जी। आखिर राहुल गांधी में इंडिया गठबंधन लीड करने की क्षमता क्यों नहीं है? यह बेतुका सवाल क्यों बार बार उठाया जा रहा है? राहुल को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी अब अनिच्छुक राजनेता नहीं रहे। भारत जोड़ो यात्रा ने उन पर लगा ये ठप्पा बहुत हद तक हटा दिया है। रहा सहा दाग इंडिया अलायंस में उनकी सक्रियता ने धुल दिया है। हालांकि वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी को लीड वही कर रहे हैं और पार्टी का चेहरा भी वही है। मगर यहाँ सवाल उससे बड़ा है, क्या कांग्रेस को लीड कर रहे राहुल गांधी इंडिया अलायंस को भी लीड करने की क्षमता रखते हैं? क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का भी चेहरा बन सकते हैं? ये सवाल इसलिए कि तमाम मशक्कत और परोक्ष दावेदारियों के बाद भी इंडिया अलायंस को अब तक एक भरोसेमंद चेहरा नहीं मिल सका है। ये सही है कि नागरिक शास्त्र की किताबों में जो लोकतंत्र हम पढ़ते हैं उसमें चेहरा वोट और सीटों के बाद आता है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र यहीं आकर ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर सिस्टम से अलग हो जाता है। हाल के अनुभव गवाह हैं कि आम चुनाव हो या विधानसभा के, प्रधानमंत्री उम्मीदवार और सीएम उम्मीदवार या तो घोषित हो जाता है या अघोषित रूप से तय होता है। भविष्य की पेशनगोई के लिए इतिहास बोध और इतिहास के सबक जरूरी हैं। लिहाजा इस देश में गठबंधन के इतिहास पर नज़र डालना भी जरूरी है। भारतीय राजनीति में पार्टी खड़ी करनी हो या गठबंधन बनाना हो, ये मॉरल अथॉरिटी ही वो मैग्नेट है जो अलग अलग धाराओं से आ रही पार्टियों और नेताओं को एकजुट कर एक छतरी के नीचे ले आता है। तभी वो फेविकोल का मजबूत जोड़ बनता है जो किसी एकाधिकारवादी सत्ता को चुनौती देता है। इतिहास में ज़्यादा पीछे आज़ादी की लड़ाई तक तो कांग्रेस पहले एक एलिट क्लब ही मानी जाती थी। गदर के बाद अंग्रेजों ने उसे भारतीय प्रजा के लिए ग्रीवांस सेल की तरह विकसित किया। तब अगर कांग्रेस अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद कर सकी तो उसकी मॉरल अथॉरिटी महात्मा गांधी थे। आजाद भारत में सरकार विरोधी संगठनों का इतिहास 1977 से शुरू होता है। इंदिरा गांधी के खिलाफ लेफ्ट को छोड़कर अगर तमाम अपोजिशन एक छतरी के नीचे आ सका तो इसका मैग्नेट जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश वो मॉरल अथॉरिटी थे जिसके पीछे गांधीवाद और समाजवाद की ब्लेंडेड लीगेसी थी। जेपी जैसा महान व्यक्तित्व ना होता तो जनता पार्टी का आयरन लेडी इंदिरा गांधी के आगे मजबूती से खड़ा होना मुश्किल होता। भले ही जनता मूवमेंट आज कंफ्यूज करार दिया जाता हो, जनसंघियों की आरएसएस वाली दोहरी नागरिकता ने उसमें दरार पैदा की हो, मगर 3 साल के लिए उसने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर तो कर ही दिया था। जयप्रकाश नारायण के बाद 1989 में वीपी सिंह आए। बोफोर्स घोटाले के नाम पर उन्होंने राजीव गांधी सरकार छोड़ दी। पृष्ठभूमि सामंती परिवार की थी, मगर मोटरसाइकिलों पर पिलियन राइड करते घूमने लगे। नारा लगा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वीपी सिंह की मॉरल अथॉरिटी ने राजू विरोधी और राजू को छोड़कर आए तमाम नेताओं को जनता दल के चक्र पर चढ़ा दिया। भले ही चंद्रशेखर ने उनको प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध किया हो, मगर पूरे जनता दल को पता था वोट तो वीपी के ही नाम पर मिले हैं, लिहाजा वीपी ही प्रधानमंत्री बने। उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का सियासी दांव खेलने वाले देवीलाल ने खुद स्वीकार किया था कि वोट वीपी सिंह के नाम पर मिला था
ऐसे में चंद्रशेखर की जिद के चलते उन्हें या किसी और को पीएम बनाना जनता के साथ धोखा होता। एक नाम अन्ना हजारे का भी लिया जा सकता है, जिनकी मॉरल अथॉरिटी ने 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम खड़ी कर दी। देश की गैर राजनीतिक सिविल सोसाइटी अन्ना का चेहरा देखकर ही एक छतरी के नीचे इकट्ठा हुई। इसके नतीजे में कोई गठबंधन तो नहीं बना, मगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाने में जरूर कामयाब रहे। आलोचनाएं हो सकती हैं, अंतर्विरोध हो सकते हैं, मगर आज आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है। गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में उसका बेस बढ़ ही रहा है। अब इन अनुभवों की रोशनी में इतिहास बोध के साथ आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि मोदी विरोधी इंडिया अलायंस को लीड करने वाली मॉरल अथॉरिटी कहां है? इस अलायंस का चेहरा कौन बन सकता है? कुछ चेहरे हैं जिनकी कैप पहले से ही रिंग में पड़ी हुई है। मसलन शरद पवार, 80 पार के पवार, जिनकी वरिष्ठता का सम्मान सब करते हैं। मगर पवार एक तो उम्र और सियासत के अंतिम चरण में चल रहे हैं, दूसरे उनका अतीत गवाह है कि वो राजनीति को संभावनाओं के खेल की तरह देखते रहे हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ जाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाने वाले शरद पवार 2004 में तमाम तर्क ताक पर रखकर यूपीए का हिस्सा बन गए। महाराष्ट्र में मशहूर है कि पवार साहब का दायां हाथ भी नहीं जानता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। मुंबई में अभी भी खुसर फुसर चल रही है कि पवार भतीजे अजीत के साथ हैं कि इंडिया अलायंस के साथ। दूसरे हैं 70 पार के नीतीश कुमार, जो पाला बदलने की अपनी पॉलिटिक्स के बोझ तले खुद दबे हुए हैं। बिहार में कभी लालू कभी बीजेपी की करीबी ने उन्हें लगातार अविश्वसनीय ही बनाया है। 2014 तक मोदी विरोध की उनकी नैतिक आभा महज प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा साबित हुई। लोकसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा देकर जो उन्होंने अर्जित किया था, फिर बीजेपी की गोद में बैठकर उसे गंवा दिया। अब एक बार फिर वो बेताब हैं, मगर उन्हीं के पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं, नीतीश जी के पास बिहार में ही जमीन नहीं बची। राष्ट्रीय राजनीति की बात वो किस मुंह से कर रहे हैं? अब रही ममता बनर्जी की बात, तो उनका मेवेरिक अंदाज ही उन पर भारी है। ममता चुनाव बाद किसी संजोग से कुछ बन जाए ये दिगर बात है, मगर सबको साथ चलने की उनकी क्षमता हमेशा संदेह के घेरे में रही है। ममता बनर्जी भी इस उम्र में अपनी सीमाएं समझ चुकी हैं, इसलिए वो बंगाल में ही एक छत्र राज चाहती हैं। यूं भी उत्तर भारत की राजनीति को हैंडल करना उनके बस की बात नहीं है। उदाहरण कई हैं, मगर राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी का विरोध इसका सबसे बड़ा सबूत है। मुलायम सिंह दोपहर तक उनके साथ मीडिया से मुखातिब थे। शाम को प्रणब दा के नाम का आधिकारिक ऐलान होते ही उनके पार्टी ने ममता का साथ छोड़ दिया। ममता अपना सा मुंह लेकर कोलकाता लौट गईं। कुछ लोग केजरीवाल में भी संभावनाएं देखते हैं, मगर केजरीवाल इतने समझदार तो हैं ही कि वो अभी भी अपनी संभावनाओं का प्रॉस्पेक्ट और बढ़ाएंगे। उन्होंने इस रेस में फिलहाल खुद को बाहर रखा है। अपने कुछ प्रवक्ताओं के अति उत्साही दावों को उन्होंने दूसरे अपेक्षाकृत जिम्मेदार प्रवक्ताओं के जरिए खारिज करा दिया। ऐसे में जब राहुल गांधी तकरीबन 4000 किलोमीटर की भारत यात्रा पूरी करके आते हैं और मोहब्बत की दुकान का नारा लगाते हैं, तो विभाजनकारी राजनीति से हताश होते देश को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। संवेदनशील नागरिक के मन को थोड़ा सुकून मिलता है। राहुल गांधी की ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक गुड़ागणित नहीं थी, ड्राइंग रूम की आर्म चेयर पॉलिटिक्स नहीं थी। ये यात्रा इलेक्टोरल डोमेन में नहीं बल्कि पॉलिटिकल डोमेन में यथार्थ के धरातल पर हो रही थी। शुरुआत में इस यात्रा की उपेक्षा करने वाले टीवी चैनलों को भी बाद में राहुल के साथ पैदल चलती भीड़ देखकर उन्हें स्पेस देना ही पड़ा। नकारात्मक प्रस्थान बिंदु से ही सही डिबेट भी करनी पड़ी। राहुल गांधी ने इस यात्रा में भारत को करीब से देखा और भारत ने राहुल गांधी को उनकी सहजता को देखा।
इस यात्रा के बाद राहुल गांधी आउटलुक बहुत बदला है। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी का आउटलुक बहुत बदला है। वो सियासी एरिना में और सहज हुए हैं। कर्नाटक की जीत का श्रेय तो बहुत हद तक उनकी भारत यात्रा को भी दिया गया। दूसरी ओर राहुल गांधी ने उस क्रोनिक कैपिटलिज्म पर लगातार प्रहार जारी रखा है जिसके चलते देश का आम आदमी परोक्ष रूप से प्रताड़ित है। पब्लिक सेक्टर लगातार प्राइवेट सेक्टर के बहाने चंद हाथों में सिकुड़ता जा रहा है और आम आदमी बेरोजगारी महंगाई की मार झेल रहा है। अब याद करिए इंडिया अलायंस की मुंबई बैठक, जहां चर्चा संयोजक के नाम पर और प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चेहरे पर भी थी, मगर राहुल ने पहली बार अलायंस के मंच का इस्तेमाल अडानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीड ले ली थी। मगर ये भी समझने की जरूरत है कि जब राहुल गांधी स्ट्राइक एंड पर आ खड़े हुए हैं तब कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट ऑल टाइम लो है। हालांकि राज्यों में चुनाव जीतकर वो दोबारा बाउंस बैक करने की मशक्कत कर रही है, लेकिन जो जिम्मेदारी उनके कंधे पर है और जिस विरासत के वो उत्तराधिकारी हैं उसमें अंतिम संघर्ष केंद्र की सत्ता का है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की मशीन बनी हुई है। तमाम नैतिकता को ताक पर रखकर ऑपरेशन लोटस होते हैं और उसका कोई वाजिब जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया जाता। जिन नेताओं को विपक्ष में रहते बीजेपी भ्रष्टाचारी करार देती है, उसकी वॉशिंग मशीन में जाते ही उनके दाग धुल जाते हैं। नेपथ्य से भक्त मंडली सोशल मीडिया पर दाग अच्छे हैं का भजन गाने लगती हैं। विभाजनकारी राजनीति की हद ये है कि देश और समाज क्या परिवारों तक में दरार साफ दिखाई दिखती है। ऐसे में राहुल गांधी एक अकेला चेहरा दिखते हैं जिसकी पीठ पर निजी तौर पर कोई अनैतिक बोझ नहीं है। अदालती मामले हैं मगर राजनीतिक और सैद्धांतिक कारणों से हैं या फिर फंसाए रखने की नीयत से कराए गए हैं। हाल में ही राहुल गांधी पर एक किताब आई है, स्ट्रेंज बर्डन्स, द पॉलिटिक्स एंड प्रीडिकमेंट्स ऑफ राहुल गांधी। सुगाता श्रीनिवास राजू की इस किताब का टाइटल बड़ा मुफीद है। सचमुच राहुल इमोरल बैगेज के नहीं, स्ट्रेंज बैगेज के शिकार हैं जिनसे अब उन्हें खुद को मुक्त करना होगा। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब ने तो अब ये भी खुलासा कर दिया है कि 2004 में सोनिया गांधी ने बेटे राहुल की इमोशनल जिद और दबाव के चलते प्रधानमंत्री पद का त्याग किया था। से न तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ कहा था, न वो सुषमा स्वराज की सर मुंडा लेने की सदा चटाई पर सोने की धमकी से डरी थी। ये सब बीजेपी की दुष्प्रचार मशीनरी की फैलाई अफवाहें थीं। राहुल के मन में पिता की तरह ही मां को गंवा देने का भावनात्मक भय था। जाहिर है 52 साल की उम्र पार कर चुके राहुल के मन में नेहरू गांधी परिवार की विरासत का एहसास जागा है। देश को करीब से महसूस करने के बाद जिम्मेदारी का भाव भी जागा है। जिम्मेदारी का ये भाव ही सबसे बड़ा नैतिक प्राधिकार है जो राष्ट्रीय राजनीति में इस वक्त गैर बीजेपी खेमे में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के पास है। उनके पीछे अब अनुभव भी है जो संभवतः अगली भारत जोड़ो यात्रा शायद गुजरात से शुरू होकर उत्तर पूर्व तक में और भी बढ़ेगा। राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ते हुए पार्टी के पदाधिकारियों से पूछा था, हार के बाद हर शख्स सवालिया नजरों से मुझे देख रहा है। कोई ये तो बताए कि जब नरेंद्र मोदी मेरी उम्र के थे तो कहां थे। जाहिर है राहुल के पास अभी वक्त है और वो राजनीतिक तौर पर तेजी से बदल भी रहे हैं। देश हित में उनका ये बदलाव शुभ माना जा रहा है। कम से कम एक विकल्प दिख रहा है जिससे बीजेपी अब सहम रही है। पप्पू लगातार पास होकर उसे कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। पुनः हाँ, एक मार्के की बात है, एंटी मोदी मोर्चा ऐसी मजबूरी नहीं बननी चाहिए कि कांग्रेस अपनी मजबूती गंवा दे। कांग्रेस का पैन इंडिया प्रसार ही उसकी मौजूदा ताकत है। मुश्किल ये है कि इंडिया अलायंस में शामिल तमाम पार्टियां उसी की थाली में अपना हिस्सा तलाश रही हैं। डेमोक्रेसी का सारा तिलिस्म सीटों का है।
कांग्रेस अभी तक अलायंस में बिग ब्रदर है। जब तक उसके पास ज़्यादा सीटें हैं, ये तभी संभव है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े। ममता बनर्जी, नीतीश, लालू और अखिलेश यादव से हार्ड बार्गेन करें। केजरीवाल की नज़ीर उनके सामने है, जो अलायंस में दिखते हुए भी पंजाब में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हरियाणा में कहते हैं कि गठबंधन विधानसभा के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे किए जा रहे हैं। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।